अटैक कर देता है, जिससे वो लोग नीचे गिरने लगते हैं और किपरी समझ जाता है एकदम जोर से कोई वर्जित जादूगर का ही है। किपरी खुद को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे एक पत्थर अटैक कर देता है, जिससे वो लोग बहुत ही घायल हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ पर अचानक से पीछे से उसकी माँ जाती है और कोको उनके पास जाके उनसे माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी वो फिर से पत्थर में बदल जाती है और पानी किपरी को एकदम पकड़ लेता है और कुछ देर में वो सारा पानी गायब हो जाता है और हम देखते हैं किपरी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। और तभी हम उसके सामने वही ब्रिन कैप वाले बंदे को देखते हैं। तो इस पिछले पार्ट में हमने अब तक देखा कि कैसे कोको का मैजिक से तबाही की वजह से नाइट मोरालेस ऊपर आ गई और लोग अब कोको की याददाश्त मिटाने वाले हैं। और अब आगे तभी ऊपर नीचे आगे उसके हाथ को हटा देती है और उस रिबन को जला देती है और लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर तेतिया के मैजिक को देखते हैं और तभी सामने हम तेतिया को देखते हैं और इस नाइट के पीछे हम किफरी को देखते हैं और हम देखते हैं एक आर्ट किफरी को जानता है, लेकिन इसके सामने किफरी की इमेज बहुत ही बुरी होती है और वो कहता है वर्जित जादू से दादा बर्बाद जैसी एक चीज बन गई जो कि प्रकृति के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। अगर वैसा ही जादू यहाँ पर अप्लाई किया गया है तो इसकी एक जांच तो बनती है। और किफरी बताता है उसने अभी तक अपने शागिरों को इतना ताकतवर मैजिक नहीं सिखाया, तो एक उनका तो नहीं हो सकता। तो क्या तुम्हारा मतलब ब्रिन कैप से है? और तभी ओरिगो इन सबको नीचे से बुलाता है। अब दोनों हराम करो, जल्द से नीचे आके इन सबकी मदद करो। भूलो मत कि जादू का असली मकसद क्या है। तुमसे ज्यादा तो ये बच्ची इसकी अहमियत जानते हैं। और तुम दोनों हाँ तुम दोनों ही अपने रिबन से इन सबकी मदद करो। और ओरिगो की बातें सुनकर ये लोग भी उनकी मदद करने लग जाते हैं। वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और ये कुछ के घायल पैरों में अपने रिबन बांध देती है। क्या इससे उसका पेट ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, इससे सिर्फ उसका खून बहना बंद होगा। अगर डॉक्टर जल्दी इसका इलाज करे तो जान का खतरा नहीं है। मैंने अभी देखा कि तुमने इस रिबन को ठीक करने के लिए अपने हीलिंग मैजिक यूज किया, तो मेरे बेटे को भी ठीक कर दो। जादू के पास तो हर चीज का इलाज होता है। लेकिन वो मना करती है। तो कैसे हॉस्पिटल ले जाऊं और अपने बर्ताव के लिए माफी मांग के कुछ को हॉस्पिटल ले जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। यार मैं बता रहा हूँ, मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये भी ऐसी फंसेगी। और सही लोग चले जाने के बाद वो लोग उस जादू का मुआयना करते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक आम सा जादू है। और तभी ये बंदा कोको का हाथ दिखने लगता है, क्योंकि ब्रिन कैप वाले वर्जित जादू को छुपाने के लिए अपने हाथों में आकृतियां बनाते हैं, जिससे शरीर या जादू बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन कोको के हाथ में कोई भी निशान नहीं होता और तभी की फिर से रोक देता है और जाते हुए कहता है कि वो ग्रेट हॉल से अपील करेगा कि इस चीज की एक जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें अगर पता चला कि ये लोग गिल्टी है, तीन लोगों ने अब तक जो भी सीखा था ना वो सब भूल जाएंगे। तो अच्छा यही है कि सावधान रहे। और ऐसा कहकर वैसे चला जाता है और उसके जाने के बाद किफरी फाइनली राहत की सांस फैलता है और उन सब से उन्हें अकेले छोड़ के जाने के लिए माफी मांगता है। और आगा तो कोको से कहते हैं अगर जादू का राज उन सबके सामने आता ना तो उसे उनकी याददाश्त मिटानी पड़ती है और किसी इंसान के लिए उसकी याददाश्त बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आज वो लोग वही जरूरी चीज को खोते खोते बच गए, जिसके लिए कोको और आगत किफरी से माफी मांगते और आगत सोचती है अब उसका दूसरे इंसान देने का सपना बहुत दूर है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। तो किफरी आगत का फॉर्म देने वाले दूसरे इम्तिहान के लिए और इसमें आगत खुश हो जाती है, लेकिन तेतिया को जलन हो रही थी। आखिर आगत क्यों? उन्होंने भी तो पढ़ाई की है। लेकिन किफरी कहते हैं पढ़ ले साल। उन्होंने अभी तक जादू के बुनियादी टेक्निक का जो बुक है ना उसका पहला पार्टी कंप्लीट नहीं किया। लेकिन रीचे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम आगत के बारे में पूरा शेयर हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आगत तो बहुत ही बदल गई है और मुझे लगता है वो दूसरे इम्तिहान के लिए पूरा तैयार है। हमें फिर से ये भरबो का जून दिखाया जाता है, जिसमें से एक को कोको के पिछले कांड के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन इसे साबित नहीं कर सकता और वो सोचता है ऐसा जादू जिससे पूरी नदी तबाह हो सकती है, नदी की धारा बदल जा सकती है, इससे तो सोने जैसी नदियों का पूरा सत्यानाश हो जाएगा और पूरी पृथ्वी की सुंदरता ही खत्म हो जाएगी। और इस तबाही का सबसे शुरुआती फॉर्म है कोको, जिन्हें ये लोग खत्म कर ही देंगे। इन्हें तो ऐसे ही लगते हैं। हमें फिर से नदी का सीन दिखाते हैं जब पर ओरिगियो मिट्टी का पुल बना देता है, जिससे लोग आसानी से नदी के इस पर उस पर जा पाए। फिर हम देखते हैं कोको के जादू का असर खत्म होने वाला है, जिससे पानी दोबारा वापस आ रहा है। और तभी किफरी कोको का जादुई हैट और जादुई बोतल ढूंढ पाता है और ये देख के कोको किफरी से माफी मांगती है, लेकिन वो देखती है उसका जादू इंक का बोतल जो है ना वो बिल्कुल फुल है, लेकिन उससे तो बहुत ज्यादा मैजिक यूज किया था, तो अभी भी फुल कैसे है? और इसे एक खास तरीके का बोतल समझ लेती है। लेकिन तभी किफरी को थोड़ा शक हो जाता है। फिर हम एक दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम वही ब्रिन कैप वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हाथ से खून को एक जादुई बोतल के अंदर डाल रहा होता है और वो कहते हैं देखते कब तक तुम इसे छुपा पाते हो। और इधर किफरी अपने शक का मुआयना करने के लिए कालन जाने का सोचता है और उधर जाते ही हम देखते हैं वहाँ पर दुकान का दरवाजा ही नहीं होता और किफरी को याद आता है आज तो दुकान बंद थी। और तभी हम ताता को देखते हैं जो कि उन दोनों को दूसरे रास्ते से अंदर ले आता है और फिर ताता किफरी को बताता है कि उनके दादा थर्ड फ्लोर में है और दोनों जाने लगते हैं। तभी ताता को रोकता है और वो कहता है कि उसके पैरों में घाव है जिसमें दवाई लगानी होगी, तो उसके साथ आए। और अंदर जाते ही हम देखते हैं ऊपर बहुत सारे अलग अलग पदार्थ होते हैं और जो पदार्थ है ना इन सबके अलग अलग खासियत है, जैसे किसी को इंक देने से उसके जादू का ताकत बढ़ जाता है या फिर जादू का समय बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। फिर हमें किफरी का सीन दिखाते हैं जो कि उस दद्दू के पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इस दद्दू को भी अभी तक इस इंक के बारे में कुछ नहीं पता चला और कैसे इंक कहां से है। अगर आपको जानना है तो पार्ट 1 देखो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। और तभी किफरी दद्दू को वो जादू बोतल दिखाता है जो देखो पूरा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस चीज का सियाई और उस पत्थर में लगा हुआ सियाई एकदम सेम होते हैं। और ये सुन के किफरी फटाफट से उस इंक को लेके एक आकृति बनाने लगता है। फिर हमें कोको का सीन दिखाते हैं जब पर ताता उसके घाव में जड़ी बूटी लगा रहा होता है और तभी कोको उससे उन सब चीजों के बारे में पूछने लगता है कि कौन सा क्या काम करते हैं। और हम देखते हैं तारता उन सब के बारे में आसानी से जवाब दे पा रहा होता है और काम खत्म होने के बाद ही कोको कहने लगती है ये जगह कितनी शानदार है, ये तो उसके अटेलियर से बहुत बढ़िया है। लेकिन तारता के मुताबिक इस जगह से अटेलियर लाखों करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा है। और तभी कोको एक और चीज के बारे में पूछती है, लेकिन तारता को समझ नहीं आता आखिर कोको किसके बारे में बात कर रही है। और तभी कोको उसे ऊपर चढ़कर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फिर भी समझ नहीं
आता और तभी एक बहुत तेज भूकंप और रोशनी आती है, जिससे सारे डिब्बों से जो पीछे थी ना वो अलग हो चुकी थी और तारता बहुत ही घबरा जाता है। लेकिन कोको कहती है तारता को सब पता है तो घबरा क्यों रहा है। लेकिन तारता बताता है वो किसी भी चीज को देख के कोको को उसके बारे में नहीं बता रहा होता, वो तो बस जगह के बारे में सोच के बता रहा होता है, क्योंकि उसके सिल्वर व सिंड्रोम आंखों की वजह से उसे कोई भी कलर नहीं दिखता, मतलब कि तारता कलर ब्लाइंड है। और तभी वो कोको का हैट देते हुए कहता है कि इस दुनिया में सब लोग सब चीज के लिए नहीं बने होते, तो जिन जिन चीजों के लिए बने हो वही करो। हमें फिर से किफरी का सीन दिखाते हैं जब वो लोग पूरे उल्टे हुए होते हैं और किफरी को समझ आता है कि इसमें दोनों चीजों को एक करने का जादू मिलाया हुआ है। गाइस इसको इस तरीके से सोचो कि दो चीजें हैं ए और बी, और मैंने अगर ए को कुछ किया तो उसका असर बी को भी होगा, और मैंने अगर बी को कुछ किया तो उसका असर ए को भी होगा। और किफरी सोचता है जब कोको ने कोई जादू किया था तब जरूर से उन ब्रेन कैप्सुलों ने कोई रासायनिक पदार्थ उसमें मिला दिया होता है, जिसमें उस जादू सिया की ताकत बहुत ही बढ़ चुकी होती है। और इसका मतलब ये एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है उन ब्रेन कैप वालों के साथ। और ये समझती किफरी एकदम अंदर से खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही कोई सुराग ढूंढने की सालों से कोशिश कर रहा होता है। लेकिन दद्दू कहते हैं इस तरीके की खतरनाक चीज को तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि इसे कोई भी ना जाने कितना भयंकर तबाही मचा सकता है, और इसके बारे में जरूर से ग्रेट हॉल के बारे में बताना ही होगा। लेकिन किफरी जिसके लिए जन्नत जैसा है वो तो मना करते ही है, और इस उनके दो और डर जाते हैं। आखिर तुम इस सिंह के साथ करना क्या चाहते हो? और तभी किफरी उस सिंह को नीचे रखता है। फिर रात होने वाली होती है और कोको अकेले बैठी होती है, और तभी पीछे से किफरी आता है और वो कहता है उन्होंने गलती से उसे कोई दूसरा इंक दे दिया होता है, और उसे एक नया बैग देती है जो पाके कोको बहुत ही खुश हो जाती है। और तभी वो किफरी से सिल्वर व सिल्ड्रोम आंखों के बारे में पूछती है, और तब वो बताता है जम से एक सांप जैसा है जिसके पास भी ये होता है, वो एकदम कलर ब्लाइंड होता है, सिर्फ पूरी दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती है। जादू की दुनिया में आंखों की रोशनी बहुत ही जरूरी होती है, और सुन के वो उदास हो जाती है। लेकिन किफरी उसे पेंशन लेने को मना करता है, क्योंकि कोको जब तक उसके एटिलेट की स्टूडेंट है तब तक उसमें एक आंच नहीं आने देगा। और हमें दद्दू को देखते हैं, लेकिन एक गौर करने की बात होती है कि उन्हें उस रोशनी के बारे में कुछ नहीं याद होता। फिर हम किफरी को देखते हैं जिसके ऊपर पूरा झाड़ी पड़ जाता है, और हमें पता चलता है एक काम कोको का होता है। वो लोग मैजिक से फल तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन कोको ने पूरा झाड़ी तोड़ दिया होता है। शाबाश बेटा। लेकिन आगत इस काम को बहुत ही आसानी से कर लेती है। फिर हमें किफरी से पता चलता है एक जादूगर बनने के लिए टोटल 5 इम्तिहान होते हैं। तो सबसे पहले तो शागिर बनना है, और दूसरे इम्तिहान के जरिए तुम अपने गुरु के प्रति अपनी वफादारी को साबित कर सकते हो, और तीसरा है सच्चाई के रास्ते में कामयाबी की चाबी मिलेगी, और चौथा अपने सपने को पूरा करके अपने पैरों में खड़े हो, और आखिरी दिन के बाद ज्ञान की धारा तुमसे बहेगी, और आखिर में तुम्हें खुद के शागिर बनने होंगे। और चौथा इम्तिहान पास करने के बाद वो लोग इस एटेलियर से चले जाएंगे, और थर्ड इम्तिहान के बाद वो लोग ज्ञान की मीनर को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन नीचे के मुताबिक अगर बड़े होने का मतलब सिर्फ दूसरों के कहे जादू करना है तो कभी भी बड़ी नहीं होना चाहिए। लेकिन आगत के मुताबिक इससे उसकी कमियां हमेशा उसके पास ही रह जाएगी, और फटाफट से सारे इम्तिहान पास करके ज्ञान की मीनर की लाइब्रेरियन बनना चाहती है। और हमें पता चलते हैं आगत आक्रम फैमिली से आती है जो लोग ज्ञान की मीनर में काम करते हैं, और तेती और कोको सपना तो हमें पता ही है, और अपने अपने सपने को पूरा करने के लिए वो लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं। और किफरी कहते हैं ये ट्रेनिंग करके हासिल की गई शक्ति बिल्कुल तुम्हारी है, और इस जरूरत के वक्त में कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। फिर हम कोको को एक अंधेरे से जगह में देखते हैं जहाँ पर अचानक से पीछे से उसकी माँ जाती है, और कोको उनके पास जाके उनसे माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी वो फिर से पत्थर में बदल जाती है, और तभी कोको इंक से भरे एक तालाब में गिर जाती है, और हम उसे एक बोतल के अंदर देखते हैं जिसके सामने वो ब्रेन कैप वाला होता है जो कहते हैं कि कोको की वजह से ये दुनिया तबाह हो रही है, और कोको नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब एक सपना था, और दूसरी तरफ किफरी कुछ कांड करने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी ऊपर आगत आ जाती है जो कि पढ़ के सोने जा रही होती है, और अंदर जाते ही हम देखते हैं कोको अभी भी पढ़ रही है, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, और वो है अपने माँ को ठीक करना। और इधर किफरी सेफ्टी के लिए चारों तरफ दीवार लगा देता है, और इधर किफरी से हमें पता चलते हैं कि जादू के इतिहास में महान हीलर्स थे जिन्होंने दो चीजों को एक करने वाले जादू को इन्वेंट किया था, जो लोग अपने जादू से सबको हील करते थे, जिससे एक हीलर 7 समुद्र दूरी क्यों ना हो लेकिन दूसरे का हीलिंग पोशन हमेशा ठीक रहता था। लेकिन हमें तो पता ही है कि हीलिंग एक वर्जित जादू है, तो इसलिए जब उनका मेमोरी मिटाया गया तब उनके याददाश्त के साथ ये जादू भी इतिहास के पन्ने में कहीं खो गया। लेकिन बुरी किस्मत से इन ब्रेन कैप वालों के पास ये जादू है, और किफरी का प्लान है उस चीज को जिसमें जादू किया गया है उसे निकल के वो अपने दिशा निर्णय यंत्र में दे देगा, जिससे उसका यंत्र दूसरे पीस का भी पता बता देगा। और हमें तो पता ही है कि दूसरा पीस ब्रेन कैप वालों के पास है, और इसका मतलब उसे डायरेक्टली ब्रेन कैप वालों का पता मिल जाएगा। और इसे भी सोच के वो जब उसे निकलते तब उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है, लेकिन किफरी खुद को बचने में कामयाब होता है, और तभी उसके अंदर से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। और हमें तो पता ही है कि किफरी को पानी से नफरत है, और वैसे भी वो इसके अंदर अपना जादू भी नहीं कर सकता, तो पानी किफरी को एकदम पकड़ लेता है, और कुछ देर में वो सारा पानी गायब हो जाता है। और हम देखते हैं किफरी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है, और तभी हम उसके सामने वही ब्रेन कैप वाले बंदे को देखते हैं जो कि किफरी के सामने से वही बोतल को तोड़ देता है। और किफरी जिसकी हालत बहुत ही खराब है वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। और किफरी कहते हैं वो एक दिन इन ब्रेन कैप वालों से अपना बदला लेगा ही लेगा। और गाइस इससे हमें पता चली जाता है कि शायद किफरी के साथ उन ब्रेन कैप वालों का कोई पुराना रिश्ता है, और जिसमें किफरी उनके गोभी खोदना चाहता है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं जब गुरु और शिष्य दोनों को नींद आ रही होती है, तो आगत उन दोनों को अपना अपना नींद पूरा करने को कहती है, और तेतिया इन दोनों का नींद भगाने के लिए हर्बल टी बनाने का सोचती है। लेकिन किफरी ये देख के फटाफट से उसके पास आके वो बर्तन ले लेता है, और तेतिया को जाकर बैठने को कहते हैं वही चाय बना लेगा। लेकिन तभी उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है, और हम देखते हैं पूरी चाय वेस्ट हो चुकी होती है, तो किफरी और चाय बनाने के लिए पत्तियां तोड़ने चला जाता है। और इन सबको तो किफरी का बर्तन बहुत ही अजीब लग रहा होता है, और तभी कोको आगत से अकेले में कुछ बात करना चाहती है, और आगत मान जाती है। फिर हम देखते हैं कोको आगत को उसका मैजिक शूज देती है, और वो भी मंत्र के साथ उसको देती है, वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं उसको बहुत तेज बुखार आया होता है, और इधर किफरी को देखते हैं जो कि कुछ जड़ी बूटी खा रहा होता है, क्योंकि उसका पिछले हाथ से हालत
बहुत ही खराब है। और तभी ऊपर आगत आ जाती है जिसके टकराव से कि वो दोनों ही खाई में गिरने वाले थे, लेकिन किफरी खुद को रोक लेता है और सारी बात जानती है अटेलियर की जिम्मेदारी ओरिकी को देख के किफरी कोको को लेके कालन की तरफ निकल जाता है। और इधर कालन में देखते हैं जब पर तारता अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन उसे क्योंकि अपने लास्ट फेरी पकड़नी है तो निकल जाता है। और तभी उसका मुलाकात किफरी से हो जाता है और किफरी तारता से हॉस्पिटल का ठिकाना पूछता है। और हम देखते हैं तारता को एक शॉर्टकट मालूम होता है और लोग कुछ देर में हॉस्पिटल के सामने होते हैं और अब कोको सेफली हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। इसके बाद वो ठीक भी हो जाएगी। और तभी किफरी तारता को शुक्रिया करके उसके आंखों की तारीफ करता है। और तभी तारता को उस रोशनी के बारे में याद आता है और किफरी से इसके बारे में पूछने जा रहा था। तभी वो की नर्स आ जाती है और किफरी को अंदर लेके जाती है और कहती है कोको का ये बुखार बहुत दिनों से ठीक से ना सुन की वजह से हुआ है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर वो अच्छे से नींद लेगी और अच्छा खाना खाएगी तो ये भी ठीक हो जाएगी। और वो चली जाती है। तभी किफरी इस रूम में एक मैजिक करता है और किफरी तारता को उसका सवाल कभी और पूछने को कहता है। और तभी तारता को याद आता है उसे तो घर जाने के लिए फेरी पकड़नी है और हॉस्पिटल से निकल जाते हैं, लेकिन वो अपना टोपी भूल जाता है और नदी के पास देखते हैं जहाँ पर उस गार्ड ने तारता को पकड़ लिया होता है, क्योंकि इस नाव से सिर्फ जादूगर ही जा सकते हैं। और अगर तारता भी एक जादूगर है तो उसकी जादूगर की हेड कहाँ है, लेकिन हमें तो पता ही है वो गलती से उसे हॉस्पिटल में फेंक आया है। अबे बहुत दिक्कत तेरे जैसे मुंह उठाकर चले जाते हैं, एक रैप्टर मारा ना तो दूर जाके गिरेगा। और तभी तारता अपने हैट को ढूंढने के लिए चला जाता है और इधर हॉस्पिटल में अचानक से एक बंदा जाता है और कहने लगते हैं कि शहर के बीच में आग लग चुकी है तो उसे डॉक्टर चाहिए। तभी वो किफरी का मैजिक को देख के उसे भी साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि किफरी तो एक मैजिशियन है तो आग बुझाने में बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा। लेकिन किफरी मना कर लगते हैं क्योंकि उसे तो कोको की देखभाल करनी है। और तभी कोको उठ जाती है और किफरी को जाने को कहती है और किफरी भी उसकी बात मान के यहाँ से चला जाता है। हमें फिर से तारता का सीन दिखाते हैं जो कि अपने हैट को ढूंढते ढूंढते फिर से हॉस्पिटल के पास पहुंच चुका होता है। और तभी वो बाकी सबको ऐसे जाते हुए देख लेता है और अपने हैट को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर जाता है। और अंदर जाते उसको उसका हैट मिल जाता है और तभी सामने कोको नोटिस करते हैं जिसकी हालत फीवर से बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। और हॉस्पिटल के अंदर नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ऊपर कोई नहीं होता और खिड़की से बाहर देख के समझते हैं कि शहर में तो आग लगी है, इसलिए सब लोग ऊपर चले गए। लेकिन फिर भी तारता को बीमारी ठीक करने की दवा पता है और हॉस्पिटल का मेडिसिन बॉक्स निकलता है, लेकिन इन मुश्किल वक्त में कोई काम इतने आसानी से हो जाए ये तो नहीं हो सकता। तो इसी नियम का पालन करते हुए कोई भी मेडिसिन में उसका नाम नहीं लिखा होता और एक आमिशन के लिए थोड़े थोड़े अलग रंग के हो सकते हैं, लेकिन तारता के पास तो सिल्वर और सिंड्रोम आंखें हैं जिसकी वजह से उसे सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। और तभी हमें तारता का पांच दिखा जाता है जहाँ पर उसके सिल्वर और सिंड्रोम आंखों की वजह से सब लोग उसे ताना मार रहे होते हैं ये क्या भाई, ये कलर भी नहीं पहचान सकता, ये अपने दद्दू का बिजनेस संभालेगा, लेकिन कोई बात नहीं पेन तो तरस सकते हैं। और तभी ऊपर उसे भी एक बंदा कहता है कि सब लोग सब चीजों के लिए नहीं बने, तो जिस काम के लिए बना है सिर्फ वही करे। और प्रेजेंट में वो जब कोको को पानी पिला रहा था तब उस मैजिक आइटम को देख के उसे एक आइडिया आता है कि उनके दद्दू इंक बनाने के लिए जैसे अतिरिक्त नमी को सोख लेते हैं वैसे ही वो चाहे तो इस दवाई के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसे तो पता है जो फीवर की दवाई है ना वो बिना पानी के कैसे दिखती है। और अपने प्लान के मुताबिक सारे दवाई से अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और फीवर क्योर करने की दवा के लिए जड़ी बूटी को सुखा के उसे पीसना पड़ता है। इसका मतलब वो दवाई नहीं तो क्रिस्टल फॉर्म में होगी नहीं चांद में चमक रही होगी। और ऐसे करके सारे दवाई को अलग करने लगते हैं, लेकिन अभी भी 3 और दवाई बची होती है। मतलब यार ये बंदा इतना मेहनत करके भी फेल हो गया और कुछ न कर पाके आखिर में कोको को गिली पट्टी लगा रहा होता है। और तभी कोको उठ के एक आकृति बनने लगती है और तारता के पूछने में कोको बताती है आकृति उन दोनों की मदद कर सकती है। भाई तारता तो हैरान हो जाते हैं, आखिर ऐसी कौन सी आकृति है जो उसके सिल्वर और सिंड्रोम आंखों की मदद कर सकता है। और हम देखते हैं पत्थर फोड़ के रेत बनने वाला जादू होता है, लेकिन इसमें एरोस उल्टी तरफ होते हैं। इसका मतलब पत्थर को तोड़कर रेत नहीं बनेगी, ये सीधा उस ऑब्जेक्ट को अपने मूल फॉर्म में ले आएगी। लेकिन कोको का मैजिक ठीक से नहीं हुआ होता तो तारता इन एरो को चारों तरफ बनने को कहते हैं, तो इसे उस चीज के ऊपर चारों तरफ से एक जैसे फोर्स पड़ेगा जिससे वो चीज आसानी से अपने मूल रूप में आ जाएगी। और कोको बताती है अगर तारता के सोच से ये मैजिक बनता है तो इस मैजिक को तारता के नाम में जाना जाएगा। फिर उस मैजिक में अपना मॉडिफिकेशन करने लगता है और कुछ देर बाद पूरा मैजिक बनकर तैयार होता है। और जब उसे टेस्ट करते हैं एकदम सक्सेसफुल होता है। ये मैजिक एकदम आसानी से उस दवाई को अपने मूल रूप में ले आई होती है। फिर उसे बाकी दवाई के ऊपर ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी सही दवाई नहीं होता। फिर वो गोदाम में जाकर दवाई ढूंढने लगते हैं और कुछ ही देर में उसे सही दवाई मिल जाती है। लेकिन तभी ऊपर एक डॉक्टर आती है, सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर तारता को कह रही होती है आगे उसने सोचा भी कैसे कि हॉस्पिटल में कोई नहीं होगा। वो तो अच्छी कि तारता ने इस बार सही दवाई चुनी थी, वरना अगर गलत दवाई चुन ली तो कोको तो जान चाहिए थी। लेकिन फिर भी वो तारता के अपने दोस्त के प्रति इतने फिक्र को देख के बहुत ही खुश है। फिर हमें किफरी का सीन दिखाते हैं जो उन्हें आंख को बुझा लिए होते हैं। फिर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है और अंदर एंटर करते हम तारता और कोको को एक साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कोको का बुखार पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। फिर हमें नदी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कि दद्दू भी पहुंच चुके होते हैं, जो कहने लगते हैं कि उसने तारता के फिक्र में पूरी रात ही गुजर दी। और तभी तारता उस रोशनी के बारे में पूछता है, लेकिन हम देखते हैं इन दोनों को उस रोशनी के बारे में कुछ नहीं पता होता और उसे लगने लगते हैं शायद उससे कोई बहन होगा। फिर लोग जाने लगते हैं और तभी तारता कहते हैं लेकिन कोको के लिए एक कमाल का पेन बनेगा जो अपने दम में उस आइलैंड से उड़ के कोको को आके देगा और कोको को भी उस दिन का इंतजार रहेगा। फिर कोको किफरी के साथ घर की तरफ निकल जाती है और रास्ते में सोचती है उसे अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है कि अगर एरोस को उल्टा कर दे तो जादू का इफेक्ट भी उल्टा हो जाएगा और ये चीज उस वर्जित जादू के ऊपर भी अप्लाइड है। फिर हम कोको के दोस्तों को देखते हैं जो लोग उसका सही हेल्थ देख के बहुत ही खुश होते हैं। फिर हमें बिन के बालों का सीन कहते हैं ऐसा लगता है तुम्हारा प्लान कुछ खास काम नहीं कर पाया, अब लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो अब आप ही कुछ कीजिए। हाँ वो तो मैं करूंगा ही। और हम देखते हैं इस बंदी का शरीर ही नहीं होता। ये बच्चे
जब इम्तिहान देने के लिए अपने गुरु से अलग होंगे तब मैं अपना दाव चलूंगा। फिर हम दो जीवों को देखते हैं जो लोग एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और आगाथीना ऑब्जर्व कर रही होती है। फिर उससे हमें पता चलता है ये मौसम इन जीवों का प्रजनन का समय है और लोग एक दूसरे से टकरा के अपने सख्त खल को छोड़ देते हैं ताकि इनके हार्ड स्किन से उनका बच्चा डैमेज ना हो जाए। फिर हम अटलियर का सीन देखते हैं जहाँ पर कोको अपने मैजिक का प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि वो इस वक्त में मुश्किल मैजिक कर सकती है लेकिन रियल सिचुएशन में वो डर जाती है और सिर्फ आसान मैजिक से बनाती है। तो किप्रियो से एक ऐसे लकी ढूंढने को कहते हैं जो कि मुश्किल वक्त में एकदम आसानी से बना सकते हैं और किप्रियो से दिखा के कहते हैं कोको की काबिलियत सीधी लकीरें खींचने में है और कोको अपनी काबिलियत जन के फटाफट से प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन किप्रियो से रोकते हैं और कहते हैं जिसमें वो अच्छा है उसमें तो महारत हासिल कर ही लेगी, लेकिन साथ ही साथ उसे और भी दूसरे मैजिक सीखने चाहिए, क्या पता उसे अपनी कोई अलग काबिलियत का पता चल जाए। और ये बोल के वो बहुत सारा बुक फेंक मारता है और कोको को ये सब मैजिक देख के बहुत ही एक्साइटिंग फील होता है, आखिर उन्हें इतना मुश्किल मैजिक कैसे बनाया और वो कमाल कमाल कहने लगती है। तभी नीचे से परेशान हो जाती है जैसे किसी ने कोई कमाल के अलावा शब्द नहीं सिखाया। और कोको माफी मांग के उसे भी एक बार इसे देखने को कहती है, लेकिन वो मना करती है और किप्री के कहने में वो गुस्सा हो जाती है और मैजिक कस्ट कर देती है और ऐसे चली जाती है और कोको भी उसके पीछे चली जाती है। वो सिर्फ नई चीजें सीखने से ही दूर नहीं जा रही बल्कि अपने गुरु का आदेश भी मानने से अमन कर रही है। इस तरीके से तो कभी कामयाब नहीं बन पाएगी। और किप्री को भी फिक्र होने लगती है। फिर हमें रीचे का रूम का सीन दिखाते हैं तो पर क्यों गायब हो चुकी होती है। फिर हम कोको के पेट को देखते हैं जैसे कि रीचे का लोकेशन पता होता है और एक जार के अंदर चला जाता है और कोको के अंदर जाती हम देखते हैं कि ऊपर एक गुफा होता है और आगे जाती हम ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल्स के रिबन देखते हैं और ये सारे रिबन जिन्हें अपने मैजिक के दम में बनाए हैं रीजन के कोको को तो ये और भी पसंद लगती है और कोको की पागलपंती को देख के रीचे भी उसे एक लेने की परमिशन दे देती है और कोको के पूछने में रीचे बताती है उसे दूसरों का मैजिक का बुक देखना पसंद नहीं क्योंकि वो सिर्फ अपने मैजिक में फोकस करना चाहती है और अगर एक बार उसने उस किताब को देख लिया तो लोग उसे ऐसा मैजिक करने में फोर्स करेंगे तो उसे करना ही नहीं। हमें फिर से किप्री का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ओरिगो किप्री को एक थोला देता है और उसमें से एक पत्थर निकलता है और ओरिगो बताता है अगर इस पत्थर को सोने के बाद अपने पैर के पास में रख दिया तो पत्थर गर्माहट पैदा करेगा जिससे अच्छी नींद आएगी और जिस किप्री के शागिर्दों के लिए ओरिगो की तरफ से एक तोहफा है। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे जादू में कितनी उदारता है लेकिन वो तुम्हारे बातों में कभी नहीं झलकती। अबे चुप हो जा, मैं ना बस से परखने के लिए दे रहा हूँ। अगर एक काम कर गया तो मैं ऐसे बाजार में बेच के पैसे ही पैसा कमाऊंगा। और हम देखते हैं उसने किप्री के लिए भी एक स्टोन दिया होता है। तभी ग्रेट हॉल से एक चिट्ठी आती है जिससे हमें पता चलता है आगोत के दूसरे इंदर का जगह सरपेंट बैंक केव है। फिर हमें नीचे के पास दिखाते हैं जब वो क्रिस्टल से रिबन बनाने की कोशिश कर रही होती है और तभी पर उसकी बड़ी बहन आती है जिसे देखकर वो क्रिस्टल को मोड़ के दूर फेंक देता है और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं वो कितना सुंदर और गोलमटोल है। और ये देख के उसकी दीदी उसे पकड़ लेती है और कहती है उसका जादू उसकी तरफ प्यारा है और फिर वो नीचे से धीरे धीरे दूर जाने लगती है। फिर नीचे का आंख खुलते हैं और लोग सरपेंट बैंक केव की तरफ जा रहे होते हैं। फिर सुबह का सीन दिखते हैं जब पर आगत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि हरामखोर स्टोन इतना आरामदायक है कि वो बहुत देर तक सो गई और वो अपने एग्जाम के लिए तैयारी भी नहीं कर पाई। किप्री से एक ब्रेड देते हुए कहते हैं उसे फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो जैसे वैसे ही रहे ताकि अगली बार के लिए खुद को तैयार कर सके। लेकिन आगत तो इस एग्जाम को एक ही बार में क्लियर कर लेगी। और तभी हम एक और जादूगर को उसके शागिर्द के साथ देखते हैं। काश मैं अपने नाजायज शागिर्द के बदले में तुम्हारी इस आक्रम कराने की वारिस को ले पाता। लेकिन किप्री ने समझाने लगते हैं शागिर्द को अदला बदला करने की चीज नहीं, वो जिंदा इंसान है। और तभी हम वहाँ पर एक बहुत बड़े फ्लैश बॉडी को देखते हैं। फिर धीरे धीरे छोटा होने लगते हैं और हम देखते हैं एक किप्री की दोस्त होती है और इसने एक खास तरीके का कोट पहना होता है जिससे आप अपने सामने वाले की आंख ले सकते हो। फिर हमें इस ट्रायल के बारे में बताया जाता है। इसका नाम है सिंसियरिटी ऑफ द शील्ड और इस ट्रायल में आपको किसी की जिम्मेदारी दी जाएगी जिसे कि आपको गुफा के एकदम शुरू से एंड तक ले जाना होगा। और ये पाथ एक बुलबुला है तो इससे बचने के लिए आपको जादू करना होगा, लेकिन शर्त है आप जिसे प्रोटेक्ट कर रहे हो वो आपको जादू करते हुए ना देखे। और तभी इन सबको कोट पहन के सामने देखने को कहती है और हम सामने बहुत सारे मिफोन्स को देखते हैं और एग्जामिनर बताती है सर्दियों में ये मिफोन्स गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि कुछ ग्रिफन्स एकदम छोटे हैं तो लोग रास्ता भटक सकते हैं, तो ऐसा ना हो और ये सारे ग्रिफन्स अपने लक्ष्य में आसानी से पहुंच सके इसके लिए इन सबको एक एक ग्रिफन की जिम्मेदारी दी जाएगी। और एग्जामिनर सबको एक एक करके अपना अपना मिफोन दे देती है। और तभी रिची के पास भी पहुंच चुके थे, उन सबको एक गलतफहमी लग रहा था। तभी किप्रिया के कहते हैं कोई गलतफहमी ना है, सब कुछ ठीक ठाक है, रिची आप एग्जाम देगी। और सब लोग इस चीज से पूरा शॉक हो जाते हैं और हमें पता चलते हैं रिची किप्री के पास इसलिए आई थी क्योंकि किप्री ने कहा था वो रिची के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इस फैसले से किप्री अपना वादा तोड़ रहा है। लेकिन किप्री कहते हैं इस एग्जाम से रिची का ही फायदा होगा, इससे उसके एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अपने जादू के बारे में और भी अच्छे से सोच पाएगी। और किप्री उसके ऊपर एक बार भरोसा करने को कहते हैं और रिची भी ये सब सुन के एक बार एग्जाम देने के लिए मान जाती है, लेकिन ये आखिरी बार होगा। और एग्जाम शुरू होने से पहले ये बंदे अपने शागिर्द को छोड़ के ही चले जाते हैं। और ये चीज देख के किप्री और उसके दोस्त दोनों हैरान हो जाती है कि कैसा मास्टर है अपने शागिर्द को इतने बड़े इम्तिहान के दिन में अकेला छोड़ के जा रहा है। फिर मिफोन के सिग्नल लेती सब लोग एक एक करके अंदर जाने लगते हैं और कुछ देर बाद ये लोग भी अंदर जाने लगते हैं और अंदर हम बहुत बड़े गुफा को देखते हैं। और अगर इनसे रास्ता फॉलो करने में थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो ये लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएंगे और एग्जाम में फेल। फिर हमें सरपेंट बैंक रोड का इतिहास बताया जाता है कि बहुत समय पहले इस गुफा के अंदर एक अमीर साम्राज्य था जो लोग अपने सोने का दिखावा करते थे और भारी वालों के जलाते थे। और समय के साथ जब उनकी सोने की चर्चा और भी बढ़ने लगी तब बहुत सारे लोग उनके साम्राज्य में आने लगे। तो अहंकारी साम्राज्यवासी ने लोगों को दूर रखने के लिए इस सरपेंट बैंक रोड बनाई ताकि जिनसे उनका फायदा होगा सिर्फ वही उनके साम्राज्य में एंटर कर सके। लेकिन वक्त के साथ उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि लोग अपने लोगों को जो उनके किसी काम नहीं आते उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। और वक्त के साथ वो साम्राज्य बाकी दुनिया से अलग हो गया और नफरत इतनी बढ़ गई कि लोग अपने सोने के नीचे दब गए। और उनकी आखिरी निशानी इस सरपेंट बैंक रोड है। हमें फिर से ट्रायल का सीन दिखाते हैं जब इन्हें सिर्फ इस रोड को क्रॉस करना है तो नीचे उड़ के पार करने का सोचती है, लेकिन वो जब भी उड़न फैलती है तब इसका सिर घूमने लगते हैं और वो नीचे
गिर जाती है और हमें पता चलता है इस गुफा के अंदर जादू करके इसकी ग्रेविटेशन पूरी खत्म कर दी गई है और सिर्फ इस रोड में ही ग्रेविटेशन है और इसका मतलब चल के जाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, कुछ पत्थरों में जादू नहीं किया गया होता, इसका मतलब उसमें ग्रेविटी भी नहीं है और अगर इन्होंने उसमें पैर डाला तो वो भी नीचे गिर जाएंगे। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगत एक वाटर वाला मैजिक करती है और हमें तो पता ही है कि वाटर ग्रेविटी की तरफ बहता है और पत्थर पानी को सोख लेता है। इसका मतलब जो जो पत्थर गीला होगा वही सेफ है। और तभी हमें नीचे का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मैजिक में काम कर रही थी। तभी एक बंदा के उसके सारे मैजिक को लेके फेंक देता है और सिर्फ उसके बने मैजिक को नीचे को अभ्यास करने को कहता है। लेकिन नीचे ठान लेती है वो सिर्फ अपने मैजिक प्रैक्टिस करेगी। और प्रेजेंट में देखते हैं जब मनीफॉन्स अपने साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते और तभी नीचे अपने मैजिक को यूज करके उन्हें आकर्षित करने लगती है। और कुछ देर जाते ही हम एक आवाज को सुन पाते हैं और सामने ही हम देखते हैं रास्ता टूटा हुआ होता है और इसका मतलब अब इन्हें एक और तरीका सोचना होगा। फिर हम केव के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कोको किसी बंदे को नोटिस करती है, लेकिन किफरी के मुताबिक उनके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। तो कोको देखने के लिए समुद्र की तरफ चली जाती है और तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और वो वापस चली जाती है। और तभी हम वहाँ पर एक बिना शरीर वाले विंडकप को देखते हैं जो कि ऊपर छुपा हुआ था। फिर हमें केव के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ रीचे अपने मैजिक से पत्थर का रूप बना के अपने मृफन के साथ दूसरी तरफ चला जाता है और आगात भी अपने मैजिक के साथ बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बनाती है और वो आसानी से दूसरी तरफ जाने लगती है। और तभी उसका ब्रिज टूट जाता है, लेकिन वो बाल बाल बचती है और वो कुछ भी करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। और अब सिर्फ यही बचे जो अचानक से नीचे बैठ के चिल्लाने लगते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं जरूर से हार जाऊंगा, मेरे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं। और तभी हमें इसके बारे में बताते हैं कि ये बंदे लोगों के सामने मैजिक करने में बहुत ही डरते हैं और जब भी इसे कोई देखते हैं इसके डर से कांपने लगते हैं। लेकिन जब भी वो अकेले में कोई जादू बनाते हैं तो उसकी आकृतियां एकदम परफेक्ट होती है। तो उसने पूरी रात जग के बहुत सारी आकृतियां बनाई होती है जाके वो इम्तिहान में सिर्फ रिंग को पूरा करके मैजिक को कास्ट कर सके। लेकिन उसकी पूरी किस्मत, किसने सोचा था कि आखिर रास्ता ही टूटा होगा। और रीचे को पॉइंट करके कहता है, तुमने कहा तुम अपनी जैसी रहना चाहती हो, लेकिन मैं इस कमी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। और तभी रीचे कहने लगती है उसने अभी खुद की कमियों का जवाब दिया है। अगर वो अकेले में अच्छी आकृति बना सकते हैं तो अभी उसे खुद को अकेले ही सोचने को कहती है। और रीचे की सब बातें सुन के वो और भी डर जाता है और खुद को अपने केप के अंदर छुपा लेता है और अंदर सोचने लगता है उसकी कितनी बेइज्जती हो रही है। शायद से सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, उसको बेवकूफ समझ रहे होंगे। लेकिन जब अपने आंख को बाहर निकलते हैं तब हम देखते हैं ना कोई उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, ना कोई उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, ना कोई उसे बेवकूफ समझ रहे होते हैं। और ये देख के वो फिर से अंदर चले जाते हैं और वो अंदर जाकर समझते हैं अपने को से अपने कामयाबी से जो रोक रहा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद के डर समय में रुकता। और तभी उस सूट का आकृति ढूंढने लगते हैं और उसे पाते ही हमें पता चलते हैं इसमें आंखों और प्रतिबिंब का जादू यूज किया गया है, जिससे एक पहनने वाला एक छाया के अंदर चले जाते हैं और उसके ऊपर सामने वाले का एक प्रतिबिंब बन जाता है। और तभी उसे कुछ समझ आके वो एक जादू करने की कोशिश करते हैं। तभी उसका हाथ कपने लगते हैं और तभी एक गहरी सी सांस लेता है और आकृति बनाने की कोशिश करने लगते हैं। और बाहर अचानक से उसके चारों तरफ एक काली परछाई आ जाती है और एग्जामिनर हवा के शील्ड से खुद को बचाव करती है। और हम देखते हैं उसके जादू होता है, उसने कोट के जादू से प्रतिबिंब वाला जादू हटा दिया है, इसलिए अभी उसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन वो मैजिक से मॉर्फिन की आवाज निकल सकते हैं और इससे मॉर्फिन को उसके इंसान होने का पता भी नहीं चलेगा। और इसे परछाई के अंदर रहना उसके लिए पूरी दुनिया से अलग रहना है, तो आसानी से अपना जादू कर पाएगा। और वो इजीली अपने जादू से अपने मॉर्फिन को लेके दूसरी तरफ चला जाता है और अपने जादू का यूज करके बहुत ही खुश होता है। और तभी वो पीछे से उन्हें बुला के उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया कहते हैं और आगात फिर से अपना वाटर मैजिक यूज करके तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तभी एग्जामिनर भी आ जाती है और वो नीचे से कहती है हर किसी को खुद को बेहतर करने का तरीका दूसरे से अलग होता है और ये तरीका हमें एग्जाम से पता चलते हैं। तो एग्जाम इतने भी बुरे नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए जीत आप किपरी को तब तक माफ नहीं करेगी जब तक किपरी उससे माफी ना मांग ले और तब तक के लिए किपरी के खाते में एवरेज पॉइंट लगा देगी। और इन दोनों को समझ में नहीं आता यार एवरेज पॉइंट क्या है, एवरेज पॉइंट। और तभी एग्जामिनर के पीछे वही बिन के पाते हैं जो उसे पीछे से पकड़ के एब्सॉर्ब करने लगते हैं। और तभी एग्जामिनर अपने टोपी को उतर के बाहर की तरफ भेज देती है और इन तीनों से बिन कैप के ऊपर कभी भी भरोसा न करने को कहते हैं और वो बिन कैप दोनों ही गायब हो जाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये दोनों मजे कर रहे होते हैं। तभी एग्जामिनर का हैट आते हुए देख के किपरी उसे पकड़ लेता है और उस समझ जाते हैं जरूर से कोई गड़बड़ है, वरना एक जादूगर अपने हैट को ऐसे ही नहीं फेंक देगी। और तभी हम उनके पीछे वही केप सर्पेंट को देखते हैं जो कि जिंदा हो चुका था और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। और किपरी समझ जाता है एक जरूर से कोई वर्जित जादूगर का ही है। किपरी खुद को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे एक पत्थर अटैक कर देता है जिससे वो लोग बहुत ही घायल हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। हमें फिर से केप का सीन दिखाते हैं जब वो लोग तेज से भाग रहे होते हैं। और तभी ये बंदा अपने केप के अंदर इन सबको ले लेता है, क्योंकि हमें तो पता ही है इस बंदे के केप में सिर्फ परछाई का जादू है तो उसे कोई देख नहीं सकता। और वर्जित जादूगर भी उसकी इस फैसले की तारीफ करते हैं। और अब क्योंकि इस बंदे के पास ना केप नहीं है तो मिफिन्स को उसकी असलियत पता चल जाती है और लोग चिल्लाने लगते हैं। इससे उस वर्जित जादूगर को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और तभी वो नीचे गिरकर एक वैक्यूम बना लेता है जिससे उसका केप उड़ जाता है और अंदर जाने वाला था। तभी नीचे एक मैजिक करके उसको बचा लेती है। फिर ये लोग तेज से उस जादूगर से दूर जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं रास्ता खत्म हो जाता है। तभी आगत को याद आता है कैसे एग्जामिनर ने हवा में बर्फ बना के ऑब्स्टिकल को पार किया था, तो भी वैसे टेक्निक यूज करके पूरे रास्ते को बर्फ बना देती है और नीचे के मैजिक से एक प्लेटफॉर्म बना लेती है जिसके मदद से वो लोग तेज से दूर जाने लगते हैं। तब आगत सोचने लगती है आखिर क्यों उनके ऊपर बार बार वर्जित जादूगर का हमला हो रहा है, लोग तो बस मामूली कुछ शागिर्द है तो उनके ऊपर हमला क्यों हो रहा है। तभी उसी दिन की बात को याद करती है जब उनके ऊपर पहली बार हमला हुआ था, जब पर तेतिया ने भी इसी सवाल को पूछा होता है और उसको पूरा शक कोको के ऊपर चला जाता है। और तभी उस गाड़ी को रोक के उस जादूगर की तरफ देख के कहने लगती है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो हमारे पास नहीं है। उस दिन ही नाइट मोनस आगे उसे अपने हेडक्वार्टर में लेकर चले गई और उसकी याद 10 मिनट के बाद उसे फिर से अपने गांव भेज दिया। तो हमारे एटलैंड में वो लड़की नहीं है। और तभी जादूगर आगत के पास आके उसे पकड़ लेते हैं। झूठे जादूगर के शागिर्द से हम लोग को
और उम्मीद भी क्या कर सकते, ये लोग एक नंबर के झूठे होते। और वो वर्जित जादू को फायदे बताने लगते हैं। अगर उसने वर्जित जादू को यूज कर लिया तो उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगेगी और इस मैजिक की मदद से कुछ भी कर सकती है, मतलब वो उसकी मर्जी के मालिक होगी। और लोग वेट कर रहे हैं कब इन लोगों को वर्जित जादू की अहमियत पता चलेगी। और वो कोको के बारे में कहते हैं जब उसे पता चलेगा कि उसे बचने के लिए झूठ बोलने वाली दोस्त मुसीबत में है, तब क्या वो खुद को रोक पाएगी। और वो आगात के हाथ में टैटू बनाने लगती है। और हमें तो पता ही है ये टैटू एक वर्जित जादूगर होने का निशानी है। और अगर आगात के भी हाथ में ये टैटू आ गया तो उसे भी वर्जित जादूगर समझ के उसकी याददाश्त मिटा दी जाएगी। और अगर ये सब समझ के उसे छोड़ने को कहने लगती है और तभी नीचे आगात की तरफ एक रोप फेंक मारती है और तभी जमीन पूरी टूट जाती है और लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी आगात उस रस्सी को पकड़ लेते हैं और सेफली ऊपर आ जाते हैं। फिर हमें इस प्लान के बारे में बता देते हैं। इस प्लेटफॉर्म को तोड़ने का काम यूनी ने किया होता है, जिसने कि नीचे से आकृति बनाया था। और एक काम करके बहुत ही खुश होते हैं और वो सोच रहा था कि मास्टर को जाके कहेगा ओ मास्टर जी, मैंने उतना नल्ला न हूँ जो तुम मुझे समझते थे और ना ही उतना बेकार हूँ। और वो सोचने लगते हैं दुनिया की नजर से छुप के उनकी मदद करना उसे इसी काम के लिए बना है। और तभी वो वर्जित जादूगर के उसे पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही कहा बच्चे, अगर तुम्हें दूसरों से छुपने का इतनी शौक है तो मैं तुम्हें ऐसा रूप दूंगा कि तुम दूसरों को अपना मुंह ही नहीं दिखा पाओगे। और ऊपर ये दोनों यूनी को ही ढूंढ रहे होते हैं और तभी हमें एक ब्लैक ऑरा को दिखते हैं जिसके अंदर से यूनी निकल रहे होते हैं। और तभी उसका शरीर पूरा बदलने लगते हैं और वो पूरा काला ऑरा से ढक चुके होते हैं। और हम देखते हैं वो एक ब्लैक उल्फ में बदल चुके होते हैं और यूनियन से दूर भागने लगते हैं। और तभी वो वर्जित जादूगर आता है। मुझे लगा नहीं था कि उसका सूट भी उसके साथ मिल जाएगा। हालांकि सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है। और रीची गुस्से से उसे यूनी को ठीक करने को कहती है। जादू से तो नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है, तो क्यों ना तुम ही कोशिश कर लो। और ये क्या कि ऐसे चला जाता है। फिर रीचे यूनी को बचने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी आगात उसे रोक लेता है। और आगात कहती है इतना सब होने के बाद उसे एग्जाम की कोई परवाह नहीं। ये मिरफिन्स उनकी वजह से बहुत ही डर चुके हैं, तो पहले इन मिरफिन्स को उनके झुंड के पास पहुंचा देना चाहिए और बाहर जाके इन सब के बारे में बताना चाहिए। और वैसे भी रीचे की मैजिक की समझ सिर्फ इसके पसंद का डायरी के अंदर है, लेकिन आगात को नहीं है। उसे रीचे से भी बहुत ज्यादा मैजिक आते हैं, तो यूनी को बचने के लिए रीचे की जगह आगात को ही जाना चाहिए। और आगात यूनी को बचने के लिए चली जाती है। फिर हमें नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर की कोको की पेट फ्रेश बड़ी उठ के उसे जगाने के लिए जाती है। और जब वो उठती है उसे पूरा इंसिडेंट याद होता है कैसे उस केप सर्वेंट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। और जब किपरी की तरफ देखती है हम देखती है कि वो बहुत ही घायल होता है। और जब किपरी का टूटा चश्मा उठाने जा रहा था तभी किपरी का हाथ उसे पकड़ लेता है। और इस सिचुएशन में किपरी बहुत ही सीरियस होता है। और तभी हम सामने कुछ हलचल को देखते हैं और हम देखते हैं एक कुछ सोने की मूर्ति होती है। और किपरी बताता है ये बदकिस्मत लोग है जिन्हें कि उन अहंकारी साम्राज्यवासी ने पत्थर की मूर्ति में बदल दिया था। और किपरी उनसे लड़ने के लिए उठने लगते हैं, लेकिन वो चोट के मारे नीचे गिर जाते हैं। और हम देखते हैं उसके पीठ में बहुत ही गहरा घाव होता है। और उन दोनों को अपने पीछे छुप जाने को कहते हैं ताकि वो इनकी उन पत्थर की मूर्ति से रखवाली कर पाए, क्योंकि किपरी के सूट का मैजिक शायद से खत्म हो चुका है। और कुछ भी हो जाए किपरी तेती और कोको को उसके पीछे से हटने के लिए मना करते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।